आज हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर की क्लास में हैं और आपके कोर्स फर्स्ट पेपर में अर्धसंघीय व्यवस्था का जो पाठ्यक्रम है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये अर्धसंघीय व्यवस्था क्या है और ये भारत की ही विशेषता है कि दुनिया के और भी किसी देश में इस प्रकार की व्यवस्था है और दुनिया के दूसरे संघीय देशों से ये किस प्रकार से भिन्न है। तो क्वासी फेडरलिज्म इन इंडिया, अंडरस्टैंडिंग द हाइब्रिड नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, ये आज का टॉपिक है और आप बहुत सीरियसली इस टॉपिक को समझने की कोशिश करिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। न केवल समझने की दृष्टि से, जिस देश में आप रहते हैं उस देश की एक व्यवस्था है, बल्कि इस दृष्टि से भी कि परीक्षा में बहुत इम्पॉर्टेंट है और कई बार, बहुत बार ये रिपीट होता है। Federalism refer to a system of government where power are divided between a central authority and constituent units. संघीय व्यवस्था का मतलब ये होता है कि जहाँ पर शासकीय शक्तियाँ केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजित होती हैं। जैसे भारत एक विशाल भूभाग वाला देश है और विशाल भूभाग वाले देश में केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकारें अलग हैं। तो राज्य सरकारों की शक्तियाँ संविधान के द्वारा निर्धारित हैं, अलग हैं, और केंद्र सरकार की शक्तियाँ भी संविधान द्वारा निर्धारित हैं। संघ सूची और राज्य सूची के माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन ही संघीय प्रणाली के लक्षण हैं। और क्वासी फेडरलिज्म फिर क्या है? अगर फेडरलिज्म ये है कि केंद्र और राज्य की भी शक्तियाँ बटी हुई हैं, तो अर्धसंघीयता क्या है? तो अर्धसंघीयता एक ऐसा मॉडल है जिसमें कि एकात्मक शासन प्रणाली के लक्षण भी भरपूर मात्रा में मौजूद हों, यानी कि एक ऐसा संघ जिसमें कि केंद्रीयता की ओर झुका हुआ लक्षण पाया जाता हो, एक ऐसा संघ जहां पर कि राज्य की तुलना में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली हो। क्योंकि दुनिया के जो आइडियल संघ हैं, जो आदर्श संघीय व्यवस्थाएं हैं, उनमें ज़्यादातर शक्तियां राज्यों के पास हैं और केंद्र के पास सीमित शक्तियां हैं। लेकिन इन सबसे उलट भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता ये है कि यहाँ पर केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली है राज्यों की तुलना में। क्योंकि जब संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो उस समय संविधान सभा के जो विशेषज्ञ थे उस समय की भारतीय भौगोलिक और ज्योग्राफिकल और जो स्टेटिस्टिकल कंडीशन थी उनको ध्यान में रख करके, और जो देसी रियासतें थी उनको ध्यान में रख करके, ब्रिटिश प्रांत थे उनको ध्यान में रख करके, स्वतंत्र प्रांत थे उनको ध्यान में रख करके जो व्यवस्था की, उस बात को भरपूर ध्यान रखा कि यहाँ पर डाइवर्सिटी में यूनिटी को कायम रखना है, या जो हमारे यहाँ की डाइवर्सिटी है वो डिस्टर्ब ना हो, देश के अखंडता और एकता सुरक्षित रहे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ऐसे संघ का निर्माण किया जिसमें कि केंद्र सरकार पूरे देश की व्यवस्था पर अपना होल्ड और नियंत्रण बना के रख सके। तो इसीलिए जो है क्वासी फेडरल, ड्यू टू इट्स स्ट्रांग सेंट्रल बायस्ड, ये व्यवस्था एक मजबूत केंद्र की ओर झुकाव के कारण जो है अर्धसंघीय व्यवस्था कहलाती है। ब्रिटिश स्कॉलर केसी वेयर ने ही इसे एक यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडियरी फेडरल फीचर कहा है, यानी कि एक ऐसा एकात्मक राज्य जिसमें कि कुछ संघीय लक्षण भी विद्यमान हैं, ये कह करके भारतीय संघ को संबोधित किया है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो 1935 का जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 है, उसमें जो है फेडरल सिस्टम की नींव ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में रखी गई थी। और आज़ादी के बाद नेशनल यूनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को ध्यान में रख करके एक मजबूत केंद्र के निर्माण की तरफ संविधान सभा के द्वारा प्रावधान किए गए। संविधान सभा के द्वारा डिबेट में फेडरलिज्म पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई, लेकिन ये सोचा गया कि सेंट्रल अथॉरिटी अगर कमज़ोर हुई तो देश का जो विभाजन है, या देश में जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, या देश में जो देसी रियासतें हैं, ये भारत से टूट कर अलग हो सकती हैं। इसलिए उन्होंने एक स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जोर देते हुए संविधान का निर्माण किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसी बात को इस ढंग से कहा कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है।
इसमें आप देख रहे हैं फेडरल फीचर कि इसमें ये कुछ संघीय शासन प्रणाली के अनिवार्य लक्षण होते हैं जो कि भारत में भी पाए जाते हैं और दूसरे संघीय देशों में भी पाए जाते हैं। इधर आप चाहे तो फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना अनिवार्य है, शक्ति का विभाजन होना जरूरी है, 2 सदनी व्यवस्थापिका होना जरूरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना जरूरी है, ड्यूअल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र और राज्य सरकारों का होना जरूरी है, उनमें शक्ति का विभाजन होना जरूरी है। और ये सारे अगर लक्षण पाए जाते हैं तो उसे संघीय शासन प्रणाली कहा जाता है। और ये सारे लक्षण अमेरिका में भी पाए जाते हैं और भारत में भी पाए जाते हैं। इसलिए भारत को फेडरल फीचर से युक्त एक सिस्टम कहा जाता है, संघीय शासन प्रणाली कहा जाता है। लेकिन भारतीय संविधान में यूनिटेटिव फीचर क्या है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। अब यहाँ पर हमें अमेरिका की चर्चा करनी होगी कि अमेरिका में 50 राज्य हैं और एक केंद्र सरकार है। तो अमेरिका में 51 संविधान है, 50 राज्यों के अलग संविधान है और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अलग संविधान है। तो वहाँ पर 51 संविधान एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन भारत में राज्यों का कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। भारत में एक ही संविधान है और उसी संविधान में राज्यों की भी शक्तियाँ हैं, उसी संविधान में केंद्र की भी शक्तियों का वर्णन किया गया है। आपको ये ध्यान दिलाना ज़रूरी है कि अमेरिका जैसे देश में जहाँ पर संघीय शासन प्रणाली है वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। वहाँ का नागरिक जो है अपने स्टेट का भी नागरिक है और यूएसए का भी नागरिक है। लेकिन भारत में इस संकल्पना को बिल्कुल क्रश कर दिया गया, जिससे कि किसी भी भारतीय के मन में उसकी निष्ठाएं विभाजित ना हो राज्य और सेंटर के बीच में। इसलिए उन्होंने दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान रखा ही नहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक गहरी नागरिकता होगी और वो भी भारत की नागरिकता होगी। किसी को किसी राज्य की नागरिकता नहीं, प्रत्येक व्यक्ति केवल भारत का नागरिक है। राज्य का कोई सेपरेट और कोई स्वतंत्र एंटिटी नहीं है। ऑल इंडिया सर्विसेज IAS PCS आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल। अब यहाँ पर देखिए कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस यानी जो आपातकालीन प्राविधान है, सेंट्रल कैन ओवरराइड स्टेट पावर्स। आपातकालीन प्राविधान के अंतर्गत यानी जब भारत में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत आपातकाल लगाया जाता है तो उस समय राज्य की शक्तियाँ पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं और राज्य के ऊपर केंद्र की सरकार पूरी तरह से स्थापित हो जाती है। इसको दूसरे शब्दों में इस तरह भी कह सकते हैं कि देश एकात्मक शासन प्रणाली में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाता है, तब्दील हो जाता है। आर्टिकल 356 के लिए अलग से बात करी जाए तो उसमें ये है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और राष्ट्रपति शासन के माध्यम से उस राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन पर केंद्र सरकार उस राज्य की चुनी हुई सरकार को हटाकर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। इस प्रकार से एक राज्य पर केंद्र सरकार अपना नियंत्रण पूरी तरह से स्थापित कर सकती है और अपनी शासन सत्ता भी स्थापित कर सकती है। तो ये